मॉर्निंग टू ऑल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के पार्ट 2 में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे डिस्कस किया था और इसमें हम दो तरह के सेंटेंसेस पे डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से वन इज अ एजरेटिव और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य एंड सेकंड इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस पे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के इसी क्रम में बाकी के जो तीन प्रकार हैं, वन इज अ इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा अथवा आदेशात्मक वाक्य, वन इज अ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इच्छा अथवा कामना सूचक वाक्य एंड वन इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। इन तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा है इंपरेटिव सेंटेंसेस, हम इस पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर इंपरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, ये किस तरह के वाक्य होते हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं या सुनते हैं। तो नाउ इंपरेटिव सेंटेंसेस नाम से ही पता चल रहा है आज्ञा अथवा आदेशात्मक वाक्य, और डेफिनेशन में कहा गया है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस और एन ऑर्डर इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसा वाक्य जो आज्ञा अथवा प्रार्थना अथवा सलाह अथवा आदेश आदि को व्यक्त करने के लिए प्रयोग कर दिया जाता है या आदि को व्यक्त करता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम आज्ञा अथवा आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार के सेंटेंसेस जो है हमको देखने से ही पता चल जाता है कि कहीं पर कोई कमांड दे दी जा रही है या कहीं पर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं पर जो है कोई सलाह दे दी जा रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ आपको जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस के दे रहा हूं। अक्सर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर एक टॉपिक पर आपको कुछ अलग सी जानकारी दूं, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज कि जो आपको आसानी से बुक्स में नहीं मिल पाएगा या फिर जो आसानी से आपको इंटरनेट या कहीं और जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक इंपरेटिव सेंटेंसेस से संबंधित एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। यह है समटाइम्स एन इंपरेटिव सेंटेंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, इन्विटेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट एंड रूडनेस ऑल्सो। यानी कि कभी कभी एक इंपरेटिव सेंटेंस का जो प्रयोग है वो निषेध को व्यक्त करने के लिए, आमंत्रण को व्यक्त करने के लिए या फिर निर्देश को व्यक्त करने के लिए, विज्ञापन को व्यक्त करने के लिए और कई बार अशिष्टता को भी व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का उपयोग जहां एक तरफ हम कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस ऐसी जगहों पे हम कर रहे हैं, वहीं इसके अलावा इस प्रकार के सेंटेंसेस कभी कभी हमको प्रोहिबिशन को व्यक्त करने के लिए भी, या फिर जैसे इंस्ट्रक्शन कहीं पर अगर दे रखे हैं या फिर कहीं पर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, इन जगहों पर भी हमको खासकर हमें जो इंपरेटिव सेंटेंस देखने को मिलते हैं। तो नाउ डेफिनेशन से हमको स्पष्ट पता चल गया कि किन किन जगहों पर इंपरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन ये डेफिनेशन हम और अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब हम हर एक चीज के, जितने भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ये कमांड के लिए इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, ये रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, ये सलाह के लिए इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट को व्यक्त करने के लिए या फिर ये जो है प्रोहिबिशन को व्यक्त करने के लिए, तो इनके हम एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे जब देखेंगे तो उससे हमको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर ये सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, इनका फॉर्म क्या है और कैसे हम इनका प्रयोग इन जगहों पे करते हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ अ इंपरेटिव सेंटेंसेस। नाउ एग्जांपल में हम देखते हैं, सबसे पहला एग्जांपल हम कमांड के लेते हैं, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के प्रयोग, लेकिन कमांड के तौर से किस तरह से इसका प्रयोग आपको देखने को मिलता है, किस तरह के सेंटेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। पहला एग्जांपल है स्टैंड अप इन ए क्यू, यानी कि एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। तो ये किस तरह से कोई कमांड आपको दे दी जा रही है कि सभी एक लाइन में खड़े हो जाएं, सभी एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। एक और है गो एंड फिनिश दैट वर्क विद इन 10 मिनट्स, यानी कि जाओ और 10 मिनट के भीतर, 10 मिनट के अंदर उस कार्य को समाप्त करो। तो ये भी एक कमांड की तरह से इस तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड, हमने जो है रिक्वेस्ट से संबंधित कुछ सेंटेंस लिए हैं जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल कर दिए जा रहे हैं। नाउ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यानी कि कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाना या कृपया मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। एक और है प्लीज स्विच ऑफ द फैन बिफोर लिविंग द रूम, यानी कि कृपया कमरा छोड़ने से पहले या फिर कमरे से बाहर जाने से पहले पंखे का जो स्विच है उसको आप
बंद कर दीजिए, उसको आप ऑफ कर दीजिए। यानी कि कृपया कमरा छोड़ने से पहले पंखा बंद कर दें। ये जो सेंटेंस हमको रिक्वेस्ट में देखने को मिल रहे हैं, अक्सर इनमें हमको प्लीज एक शब्द यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से ये सेंटेंस क्या हो जाते हैं, रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग कर दे जाते हैं। अगर इनमें हम प्लीज का प्रयोग ना करें तो ये सीधे हो सकता है कि हमको जो है सलाह या फिर जो है ऑर्डर, ऐसे कुछ सेंटेंस ही बन सकते थे, लेकिन प्लीज का प्रयोग होने पर ये सेंटेंस जो है रिक्वेस्ट के कैटेगरी में आ जाते हैं ना। अगला हमने लिया एडवाइस, यानी कि सलाह के लिए। सलाह देने के लिए भी इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह से इस्तेमाल करते जाना है। फर्स्ट है आपका टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, यानी कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, रोज व्यायाम कीजिए। तो ये आपके लिए एक सलाह हो सकती है। एक और सेंटेंस है ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि हमेशा यातायात के नियमों का पालन कीजिए। यातायात के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको हमेशा फॉलो कीजिए। तो ये सलाह के तौर से ये सेंटेंस इस्तेमाल कर दिया जा रहा है। अगला है आपका ऑर्डर, यानी कि आदेश। किस तरह से आदेश के तौर से किस तरह के ये सेंटेंस हमको देखने को मिलती हैं। पहला है आपका शट द डोर प्रॉपर्ली, यानी कि दरवाजे को ठीक से बंद करो। तो ये एक आदेशात्मक है, आदेश दिया जा रहा है सामने वाले पर्सन के लिए कि दरवाजे को सही से बंद कीजिए। और अगला है ऑलवेज बी प्रेजेंट इन योर जॉब ऑन टाइम, यानी कि हमेशा अपनी जॉब, अपनी नौकरी, अपने काम पर आप समय पर उपस्थित रहो। तो ये एक आदेश भी हो सकता है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ भी वहां पे पनिशमेंट हो सकती है, सैलरी कट सकती है, कोई ऐसी चीज आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक तरह के आदेश है वहां पे कि हमेशा अपनी जॉब में आप समय पर आए, समय पर आप उपस्थित रहें। तो ये जो सेंटेंस है, ये आपके जो इंपरेटिव सेंटेंस है, जिनके कि हमने देखा कमांड के तौर से किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, रिक्वेस्ट के तौर से किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, एडवाइस के तौर से किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, और ऑर्डर के तौर से किस तरह से इस्तेमाल कर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने कहा था कि जो आपके इंपरेटिव सेंटेंस है वो प्रोहिबिशन के लिए, या फिर इंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर आपके इन्विटेशन के लिए, या एडवर्टाइजमेंट के लिए, इनके लिए भी प्रयोग कर दिए जाते हैं। तो हम एक एक दो एग्जांपल उनके भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमको इंपरेटिव सेंटेंसेस में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा, हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो बाकी की जो सेंटेंसेस है हम उन पर डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। नाउ बाकी के एग्जाम्पल में अब हम देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस लेकिन किस तरह से प्रोहिबिशन के लिए इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। पहला जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यह है आपका नो स्मोकिंग। अक्सर हमको कई जगह पे जो है लिखा हुआ ऐसा मिलता है, हम देखते हैं। तो नो स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान निषेध है, यानी कि मना कर दिया जा रहा है। प्रोहिबिशन का मतलब ही है निषेध करना, मना करना किसी चीज के लिए। तो ना नो स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान निषेध है। एक और सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिया है डोंट प्लग दी फ्लावर्स, यानी कि फूल मत तोड़ो। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर किसी एरिया में जो फ्लावर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल कर दिया जा रहा है कि ये जो फ्लावर्स हैं इनको आप बिल्कुल मत तोड़े, यानी कि आपको मना कर दिया जा रहा है। अगर सामान्य तरह से ये सेंटेंस हम इस्तेमाल करते तो हो सकता है ये एक सलाह के लिए भी हो सकता था कि भैया फूल मत तोड़े, फूल नहीं तोड़ने चाहिए। लेकिन यहाँ पर दी फ्लावर्स से हमें स्पष्ट पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर किसी एरिया के जो फ्लावर्स है उनके लिए कह दिया जा रहा है, वहां पर इस्तेमाल कर दिया जा रहा है कि इन फूलों को, इन फ्लावर्स को मत तोड़िए, यानी कि मना है, प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट है आपका इनविटेशन के लिए, यानी कि किसी तरह से आमंत्रण निमंत्रण जब मिल रहा है तो इसमें पहला है आपका देखो हैव दिस चॉकलेट इट्स डिलीशियस, यानी कि इस चॉकलेट को खाइए, इस चॉकलेट को लीजिए, ये बहुत ही टेस्टी है, यानी कि आपको ऑफर भी कर दिया जा रहा है इस चीज के लिए। नेक्स्ट है एक और है आपका प्लीज ज्वाइन अस फॉर डिनर, यानी कि रात्रि के भोजन के लिए, डिनर के लिए हमारे साथ शामिल होने की कृपा कीजिए। तो एक इन्विटेशन मिल रहा है कि आप जो है रात्रि का भोजन हमारे साथ करें, यानी कि ओके। एक और यहाँ पे कैटेगरी हमने लिया इंस्ट्रक्शन के लिए, किस तरह से जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल कर दिए जा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश। तो यहाँ पर पहला जो हमारा जो सेंटेंस है वो है टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यानी कि यह दवाई एक दिन में 2 बार लीजिए। अक्सर दवाइयों के बाहर से हम देखते हैं इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शन हमको दे रखे होते हैं। तो वो जो सेंटेंस वहां पे इस्तेमाल कर दिया गया है वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है
अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी कि इस प्रश्न पत्र में कोई भी 5 प्रश्न हल कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको केवल 5 प्रश्न, तो अक्सर एग्जाम में हमको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उस पर इस तरह का इंस्ट्रक्शन जो हमको देखने को मिलता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को व्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं इंपेरेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन के लिए किस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस प्रयोग कर दिए जाते हैं। बहुत ही पॉपुलर, अक्सर हमको ये देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, टेलीविजन में सुनने को मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री, यानी कि एक खरीदे और एक के साथ एक फ्री ले जाए। खासकर जैसे आइसक्रीम वगैरह है, इन पे तो हमेशा लिखा ही रहता है बाहर से कि आप एक ब्रेक ले जाइए और एक के साथ आप एक फ्री, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री। तो ये जो सेंटेंस इस्तेमाल कर दिया गया यहां पर इस चीज के लिए कि एक खरीदे और साथ में एक मुफ्त पाए, ये जो है आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। एक और देखते हैं, स्क्रैच द कूपन एंड गेट एक्साइटिंग प्राइजेस, यानी कि कूपन को खरोचिए और रोचक रोमांचक कुछ जो आपके इनाम है, जो पुरस्कार है, उनको पाइए। तो ये दोनों सेंटेंस जहां एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल कर दिए जा रहे हैं, वहीं ये सेंटेंस जो है क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। नाउ थोड़ा रूडनेस को देख लेते हैं, अशिष्टता, यानी कि जो मैनर में नहीं आता है। कई बार इस तरह के सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं, हालांकि प्रयोग तो नहीं करना चाहिए इनका ज्यादा, लेकिन देखिए शट अप, यानी कि चुप रहो, चुप हो जाओ, या कई बार हम कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो, तो शट अप। तो ये जो सेंटेंस आप इस्तेमाल कर दे, ये रूडनेस को जो है व्यक्त कर रहा है, लेकिन अपने आप में क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और एक और है आपका गो अवे, यानी कि चले जाओ, यहां से निकल जाओ। तो ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और रूडनेस के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए। तो इस तरह से हमने इंपेरेटिव सेंटेंस की सबसे पहले जो डेफिनेशन देखी है, उस डेफिनेशन के भीतर जितनी भी चीजें हमको बताई गई, उन हर एक का हमने अलग अलग करके एग्जांपल देख लिए हैं। और अब हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं, आखिर इनका जो रूप है, जो फॉर्म है, वो किस तरह से दिखते हैं और किस किस चीज के लिए इस्तेमाल कर दे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर करीब आप देखेंगे तो हमने कम से कम जो है 7-8 जो है, जो हमारे ये ऑप्शन है, हमने प्रोहिबिशन के लिए, या फिर इन्विटेशन के लिए, या इंस्ट्रक्शन के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, कमांड के लिए, एडवाइस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए, उन सब के लिए हमने एग्जाम्पल देखे हैं। और इससे हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहां पर इस्तेमाल कर दिए जाते हैं और किस तरह से वो दिखते हैं। लेकिन इन सब सेंटेंसेस में एक बहुत ही कॉमन बात है, जो मैं अलग से अब आपको लास्ट में बताने जा रहा हूं, वो ये है कि अभी हमने जैसे लास्ट क्लास में जो देखा था, वो थे एजरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अक्सर उन दोनों सेंटेंस में हमने देखा कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का प्रयोग जरूर होता है। सब्जेक्ट यानी कि जो कार्य को कर रहा है या जो कार्य को करता है, या जिसकी चर्चा कर दी जा रही है, तो उन सेंटेंसेस पे बहुत ही जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें आपका जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो ज्यादातर आपका छिपा हुआ रहता है। यानी कि सेंटेंस कोई भी अगर आप उठा के देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा पता नहीं चल रहा कि कौन बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है, केवल सेंटेंस दिखाई दे रहा है हमको, राइट। लेकिन अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हमने देखा, बिल्कुल पता चल रहा था कि इस कार्य को राम कर रहा है, श्याम कर रहा है, ये है, ये कार है, नहीं है, या फिर क्या तुमने ये काम किया है, नहीं किया है। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि वर्ब जो एक्शन है वो किसके द्वारा कर दिया जा रहा है, किसके द्वारा वो काम कर दिया जाता है। लेकिन इन सेंटेंसेस में इस चीज का पता नहीं चलता। बस ये भी एक विशेषता है, लास्ट में अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, इसको भी आप नोट करेंगे, जिसमें है द सब्जेक्ट ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस इज यू। यू सेकंड पर्सन में आता है। ये हम आगे और अच्छे से भी मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, किस तरह से इनका इस्तेमाल कर दिया जाता है। और आगे लिखा है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्जेक्ट यू रिमेन्स हिडन। कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जो आपका ये सब्जेक्ट होता है किसका, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, यू यानी कि तुम, तुम्हारे लिए, अक्सर ये सेंटेंस सामने वाले के लिए बोला जा रहा है। नो स्मोकिंग यानी कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, यू कांट स्मोक हियर। तो ऐसी जगहों पर चूंकि ये सेंटेंस सामने वाले को देख करके बोले जाते हैं, लेकिन उनमें जो सामने वाला यू है सेकंड पर्सन, वो अक्सर आपका क्या रहता है, छिपा हुआ, हिडन है, कहीं पर भी हमको यू नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेंटेंस तभी तो बोले जा रहे हैं सामने पे कोई होगा, तो सामने वाला जो पर्सन है यानी कि तुम, यानी कि यू, यानी कि आप,
वो अक्सर आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन सेंटेंस उसी को देख करके प्रयोग कर दिए जाते हैं। तो ये थे हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आई थिंक मेरे हिसाब से अब आपको कोई भी डाउट इन पे नहीं रहेगा। आगे हम और अच्छी ढंग से इनको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर आपको एक्टिव पैसिव उनमें भी ये आपको इस्तेमाल करने हैं, तो वहां पर और अच्छे से हम इसकी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं बेसिक ग्रामर में, वो ये है कि इंपरेटिव सेंटेंस किस तरह से दिखते हैं, क्या इनका रोल है और कहां कहां पर इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। अब हम अपने अगले टाइप पे चलते हैं, जो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की अगली जो कैटेगरी है, फोर्थ टाइप्स के जो सेंटेंस हमको देखने को मिलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इच्छा अथवा कामना सूचक वाक्य। तो देखेंगे ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं, कहां पर इनका प्रयोग कर दिया जाता है, कैसे ये दिखते हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जो हमारी फोर्थ कैटेगरी आई, ये है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और इसका जो है इच्छा अथवा कामना सूचक वाक्य जो होते हैं उनको हम इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं हम। सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस प्रे, विश, ब्लशिंग, कर्स एटसेट्रा आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो प्रार्थना, इच्छा अथवा कामना अथवा आशीर्वाद या फिर अभिशाप आदि चीजों को जो व्यक्त करते हैं, इस तरह की जो फीलिंग, इस तरह के एक्सप्रेशन को जो व्यक्त करते हैं, या ऐसे एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए जिन वाक्यों को हम प्रयोग में लाते हैं, ऐसे वाक्यों को हम जो है इच्छा अथवा कामना सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया, मैं हर किसी सेंटेंस में, हर किसी टाइप के सेंटेंस में आपको जो है कुछ ना कुछ अलग सी डिफरेंट चीज जो है बता रहा हूं। यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जनरली स्टार्ट विद मे और अ विश बट समटाइम्स मे रिमेन्स हिडन, यानी कि सामान्यतः जो ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनकी जो शुरुआत होती है, इनकी जो स्टार्टिंग होती है, वो मे या फिर विश से होती है। सेंटेंस की शुरुआत में ही जो है मे का प्रयोग कर दिया जाता है या फिर विश का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, परंतु कभी कभी जो मे है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हम एक सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। तो मे गॉड ब्लेस यू का मतलब है कि भगवान आपका भला करे। तो ये जो सेंटेंस है ये एक तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन कई बार हम जो है मे का प्रयोग नहीं करते, हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन तब भी सेंटेंस जो है समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ऐसा बोला जा रहा है कि भगवान आपका भला करे। तो ठीक यही चीज यहां पर अलग से जो है बताई जा रही है कि सामान्यतः इस तरह के जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनकी जो शुरुआत है, उनकी जो स्टार्टिंग है, वो मे से हो सकती है या फिर विश से हो सकती है, लेकिन कई बार मे जो है दिखाई नहीं देता है, लेकिन सेंटेंस में उसको जो है महसूस कर दिया जाता है कि ये सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहां पर कुछ एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है उनको जो है किस किस तरह के वाक्यों के लिए किस किस तरह का जो है सेंटेंस, जैसे हमने कहा अभी कि प्रे के लिए हो सकता है, या फिर ब्लेसिंग के लिए हो सकता है, या फिर विश के लिए हो सकता है, कर्स के लिए हो सकता है। तो हर एक दो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रे के लिए हम बात करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बता देखो कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान आपका भला करे। तो ये सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो प्रे में लिया जा रहा है वो ये है कि मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि वो आपका भला करे, वो आपका अच्छा करे, इसलिए इसको प्रे की कैटेगरी में ले रहे हैं। एक और देखिए, मे गॉड हेल्प अस, यानी कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी क्या है, मदद करे। तो ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस और प्रे के लिए खासकर इस्तेमाल कर दिए जा रहे हैं। अगले उसमें देखो विश, विश का मतलब था इच्छा या कामना, यानी कि मेरी कुछ इस तरह की इच्छा प्रकट हो रही है, मेरी कुछ आपके प्रति ऐसी कुछ इच्छा है, उसको व्यक्त करने के लिए भी हम जो है क्या कर रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग कर रहे हैं। सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। विश यू हैव अ वेरी हैप्पी जर्नी, यानी कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, मतलब मेरी इच्छा है कि आपकी जो यात्रा है वो सुखद रहे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी उस यात्रा में ना आए। अगला देखते हैं, मे यू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। अक्सर लोग जो है शादी के टाइम पर जो है, शादी जैसे हो जाते हैं उस टाइम पर जो है लोगों को विश करने के लिए इस तरह का सेंटेंस प्रयोग करते हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखद रहे, मतलब मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कामना है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, सुखद रहे। क्योंकि उसके बाद तो फिर चलता रहता है, कुछ ना कुछ खटपट होती रहती है, लेकिन
कहीं ना कहीं अभी जो है ये कामना कर दी जा रही है कि सब कुछ अच्छा चले, यानी कि तो इस तरह की विश को बताने के लिए भी जो है हम क्या करते हैं, कहने के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का हम प्रयोग करते हैं। ब्लशिंग यानी कि आशीर्वाद दिया जा रहा है, अगर हम किसी को आशीर्वाद रूप में कुछ चीज कह रहे हैं तो तब भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रयोग में लाते हैं। लेकिन किस तरह के सेंटेंस है, देखिए, मे यू लिव लॉन्ग यानी कि आपकी दीर्घायु हो, आप दीर्घायु हो, आप चिरंजीव हो, या आपकी लंबी उम्र हो। अक्सर हम जो है बर्थडे पर इस तरह का जो विश है वो लोगों को करते हैं कि आप जो है बहुत कई सालों तक रहें, आप जो है क्या हमेशा चिरंजीव रहें। तो ये जो सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एक और देखिए, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ यानी कि आप अपने जीवन में सफल हों, आप जो है सफलता को प्राप्त करें। ये क्या है, एक आशीर्वाद रूप में दिया जा रहा है सामने वाले के द्वारा किसी पर्सन को। तो इस तरह के सेंटेंस बोले जा रहे हैं ना। एक और अब देखते हैं कर्स के लिए, यानी कि शाप, यानी कि जब कोई जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गया किसी से, या आपने अगर किसी की आत्मा को अगर ठेस पहुंचाई है तो कहीं ना कहीं उसकी जो अंदर से जो आवाज निकलती है वो जो है इस तरह की चीजें कि वो अभिशाप बन जाता है। तो इस तरह की सेंटेंसेस को भी व्यक्त करने के लिए हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करते हैं। देखते हैं जैसे मे यू डाई, यानी कि जैसे अगर कोई किसी को बहुत ज्यादा सता रहा है, परेशान कर रहा है, तो कहते हैं कि जाओ तुम मर जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, जाओ। तो ये जो है अपने आप में ऐसे नेगेटिव जो एक किस्म से जो चीजें अंदर से निकल के आ रही हैं, ये अपने आप में कर्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है वो, और ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस के तौर से ही व्यक्त कर दिए जाते हैं। एक और यहाँ पे दे रखा मैंने, मे यू नेवर बी हैप्पी, यानी कि जैसे हम किसी को कहते हैं कि जाओ तुम्हें भी खुशी नसीब ना हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर कोई हम पे हंस रहा है या कुछ इस तरह से, तो हमारे अंदर से कुछ इस तरह की आत्मा दुख की आती है, किसी पर्सन की इस तरह से आत्मा दुख की आती है, और दूसरे वाले को कह देता है कि ठीक है, जैसा दुखी मैं हूं ऐसा दुखी तुम भी रहो, यानी कि तुम्हें भी खुशी नसीब ना हो। तो इन चीजों को व्यक्त करने के लिए भी देखिए कहीं ना कहीं हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो देखिए अभी तक जो हमने 4 कैटेगरी डिस्कस किए हैं, हर कैटेगरी में सेंटेंस आ रहे हैं, बट सेंटेंस अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के सेंटेंस आ रहे हैं। उन सेंटेंस का अगर फॉर्मेट देखेंगे, रूप देखेंगे, तो वो भी बिल्कुल अलग है, और साथ ही साथ उनका प्रयोग किस तरह से कर दिया जा रहा है, किस तरह के एक्सप्रेशन को वो चीजें व्यक्त कर रहे हैं वो सेंटेंस, ये भी हमको अलग अलग देखने को मिल रहा है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में एक और चीज मैं बता दूं, बस ये समझिए कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ये पूरी तरह से हमारे जो है क्या है, हमारी जो फीलिंग है, हमारी जो अंदर से इंटरनली जो एक क्या किसी के प्रति जो भावना निकल के आ रही है, या हम सामने वाले को जो एक्सप्रेस कराना चाहते हैं कि हमारे अंदर तुम्हारे इस तरह की फीलिंग है, इस तरह की सेंटेंसेस के लिए हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रयोग में लाते हैं। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम डेली, ऐसा तो नहीं है कि हम डेली इन्हीं को बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभार हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे खास का अगर कोई ओकेजन है, जैसे मैंने कहा कि अगर बर्थडे विश कर दिया जा रहा है, किसी को जो है हैप्पी मैरिड लाइफ आपको अगर बोलना है, तो इस तरह से आ रहे हैं सेंटेंस। लेकिन जब भी इस तरह के सेंटेंस आए तो बस आप सबसे पहले इस बात को समझे कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा और कामना सूचक वाक्य। अब आगे हम इनको देखेंगे कि ये किस तरह से इनको जो है बनाया जाता है, सबसे पहले क्या लगाना है, फिर क्या लगाना है, मे क्यों आता होगा इसमें। इंग्लिश में अभी हमने देखा मे का प्रयोग तो मॉडल के तौर से भी प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर क्यों आ रहा है, तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाली जो क्लासेस है उनमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये जाना कि हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में जो फोर्थ कैटेगरी है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं और ये किस प्रकार के दिखते हैं और कहां कहां पर इस्तेमाल कर दे जाते हैं, राइट। तो अब हमारा नेक्स्ट जो लास्ट कैटेगरी है, फिफ्थ टाइप के जो हमारे सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जो लास्ट कैटेगरी है वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। किस तरह के सेंटेंस होते हैं, डेफिनेशन से देखते हैं हम। देखिए, a sentence that expresses some strong or a sudden feelings of mind, such as जैसे कि joy, sorrow, regret, surprise, pity, wonder, anger, suspicion, contempt, hate, applause, etc. is called exclamatory sentences। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा वाक्य कहलाता है जिसमें हमको इस तरह की कुछ मानसिक जो भावनाएं हैं उनका पता चलता है। लिखा है ऐसा वाक्य जिससे मानसिक भावनाओं, जैसे कि लिखा है जॉय यानी कि सुख, शोरो यानी कि दुख, रिग्रेट यानी कि अफसोस, नाउ सरप्राइज आश्चर्य के लिए,
पीटी दया करुणा के लिए, वंडर कोई आश्चर्य, एंगर यानी कि क्रोध, सस्पिशियस यानी कि संदेह कोई डाउटफुल है, तिरस्कार कॉन्टेम्प्ट के लिए, हेट घृणा, एप्लॉस प्रशंसा आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या ऐसा वाक्य जिसमें ऐसी भावनाओं का बोध होता है व्यक्त कर दिया जाता है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक सेंटेंस यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि और अच्छा हमको समझ में आ जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसे कहते हैं ना। एग्जांपल में पहला एग्जांपल है, देखो, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, यानी कि ये यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल कर दिया गया, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है और ये जो वर्ड इस्तेमाल कर दे जाते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में, यही है कि जो क्या करते हैं उस तरह की फीलिंग्स को हमें बताते हैं। तो यहाँ पर हुर्रा खुशी के लिए, इंजॉय के लिए, यानी कि आप जो है खुशी मना रहे हैं कि हमने कोई काम कर दिया या हमने जैसे जीत हासिल कर दिया है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं या हम मैच जीत गए हैं। नेक्स्ट देखिए, लाश आई एम रून्ड, हाय मैं बर्बाद हो गया। इस तरह के सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड का इस्तेमाल कर दिया गया है, जिससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा दुख को व्यक्त कर रहा है। नाउ अगला है एक, व्हाट अ हॉरिबल सॉन्ग दिस इज, यानी कि कितना डरावना गाना है ये जो सेंटेंस है इनमें व्हाट और हाउ का भी आपको प्रयोग देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर व्हाट और हाउ कभी भी जो है प्रश्नवाचक नहीं होते हैं। पूछने सेंटेंस में जो इस्तेमाल कर दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि बताओ कि कितना, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये डरावना सॉन्ग है, डरावना गाना है। तो नाउ व्हाट अ हॉरिबल सॉन्ग दिस इज, यानी कि कितना डरावना गाना है ये। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा डरावना गाना है, यानी कि दिस इज अ वेरी हॉरिबल सॉन्ग। अगला देखते हैं, हाउ फास्ट यू रेन, कितना तेज दौड़े तुम, यानी कि कहीं ना कहीं एक से वंडर को ला रहा है, सरप्राइज है कि अरे इतना तेज, यानी कि मुझे यकीन नहीं था कि आप इतना तेज दौड़ेंगे। तो इस तरह से यहां पर हाउ भी बता रहा है कि आप कितना तेज दौड़े। इट मींस इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू रेन वेरी फास्ट, इसका मतलब है तुम बहुत तेज दौड़े। और उसी चीज को एक एक्सप्रेशन के साथ व्यक्त करने के लिए हमने कहा हाउ फास्ट यू रेन, तुम कितना तेज दौड़े। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट अ मिसफॉर्च्यून, यानी कि कितना दुर्भाग्य है। तो इसको हम कह सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात कहीं पे कर दी जा रही होगी, तब हम ऐसा बोलते हैं कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो व्हाट अ मिसफॉर्च्यून जैसे बोला गया, तो हम ये भी कह सकते हैं इट मींस इट्स अ बिग मिसफॉर्च्यून, यानी कि ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य वाली कोई बात है। तो ये भी कहीं ना कहीं दुख को व्यक्त कर रहा है। अगला है, व्हाट अ शेम, यानी कि कितनी शर्म की बात है। तो यहां पर भी जो आपको लग रहा है कि जैसे प्रश्नवाचक, लेकिन प्रश्नवाचक ही नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, इट्स अ बिग शेम, यानी कि ये बहुत ज्यादा क्या है, शर्म वाली बात है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो माइंड की जो फीलिंग्स हैं उनका यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया जाता है उसको, और उस एक्सप्रेशन को लाने के लिए हम कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर देते हैं, जिससे कि वो सेंटेंस क्या बन जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य बन जाता है। तो कुल मिलाकर के देखो, अभी हमने जैसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में देखा हमारे अंदर की मन की जो फीलिंग थी, लेकिन यहाँ पर माइंड की जो है, और ये एकदम सडन होते हैं, यानी कि इसको बोलने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, एकदम से हमारे मुंह से जो निकल गया, कोई चीज हमने देखी हम सरप्राइज हो गए, एकदम से मुंह से निकल गया, कोई चीज दुख हो गया एकदम से हमारे मुंह से निकल गया कि कुछ ऐसा है। तो ऐसी चीजों को व्यक्त करने के लिए इस तरह के सेंटेंस जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं वो इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम बार बार तो ऐसा नहीं बोलते हैं, सुबह से शाम तक हम यही चीजें ऐसे सेंटेंस बोल रहे हो, ऐसा खैर नहीं होता है, लेकिन कभी कभार इस्तेमाल कर दे जाते हैं। बट जब भी हम इस्तेमाल करें तो हम तुरंत उनको पहले आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। उसके बाद है कि उनके लिए जो रूल्स वहां पे फॉलो कर दे जाएंगे, उनको कैसे बनाना है, कैसे उनका ट्रांसलेशन करना है, ये सब हम बाद में आगे वाली क्लासेस में आप सीखेंगे। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं जो कि बहुत ही जरूरी है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उनको समझने के लिए, वो ये है कि
जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अभी मैंने कहा है कि वो सामान्यतः आपको ये सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल दिखेंगे, जैसे हमारे अफर्मेटिव है। जैसे अगर हम इसको देखेंगे, वी हैव वॉन द मैच, यानी कि हम मैच जीत गए, लेकिन इसके आगे हुर्रा लगने से ये अपने आप में एक्सक्लेमेटरी बन गया। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वैसे तो सामान्य सेंटेंस की तरह ही होते हैं, नॉर्मल सेंटेंस की तरह होते हैं, लेकिन इनमें कुछ जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जो इस्तेमाल कर दिए जाते हैं, जिनके कारण से ये सेंटेंस बदल जाते हैं एक्सक्लेमेटरी में, उन शब्दों को, उन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को हम जो है इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ है, अल्लाश है, हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सप्रेशन के लिए, इस तरह के जो हमारे क्या है माइंड्स की जो फीलिंग है उनको व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है इंटरजेक्शन, जैसे यहाँ पर हुर्रा आ रखा है यानी कि इंटरजेक्शन है, और इसी के कारण से ये सेंटेंस क्या बना, एक्सक्लेमेटरी बना। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या है, एकदम से नॉर्मल आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस है ऐसा आपको दिखेगा, राइट। एक और चीज यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस अभी मैंने कहा, यहाँ पे व्हाट एंड हाउ, ये दो शब्द भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये दो हमने जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आए थे, प्रश्नवाचक, हमने वहां भी इनका जिक्र किया, लेकिन वहां पर वो प्रश्न पूछ रहे थे कि भाई बताओ कि ये क्या है, बताओ कि ये कैसे है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन नहीं है, बस सरप्राइज को व्यक्त कर रहा है। तो यहां पर जो व्हाट एंड हाउ जो हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, व्हाट का प्रयोग यहां पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के तौर से इस्तेमाल कर दिया जाता है, और हाउ का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब की तरह इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो ये एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, हालांकि हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आप और अच्छे से समझ सकते हैं, बट एडजेक्टिव का मतलब होता है जो हमारा जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, उसकी विशेषता को जो बता रहा है उसके लिए, और एडवर्ब का मतलब है कि जो हमारे वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, जो वहां पे एक्शन है, उसकी विशेषता को जो बता रहा है वो एडवर्ब होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब की तरह हाउ का प्रयोग कर दिया जा रहा है, और जो आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है उसमें आपका व्हाट का प्रयोग भी हमारे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है उसमें इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे एक सेंटेंस आया था कि व्हाट अ हॉरिबल सॉन्ग दिस इज, इसका मतलब है कि ये वेरी हॉरिबल सॉन्ग, दिस इज अ वेरी हॉरिबल सॉन्ग, ये बहुत ही डरावना सॉन्ग है। तो देखिए अपने आप में उसने उस सॉन्ग की क्या कर दी, विशेषता को बता दिया, यानी कि बहुत ही डरावना है। ऐसे यहाँ पे हाउ का प्रयोग, जैसे देखो हाउ फास्ट यू रेन, यानी कि तुम कितना तेज दौड़े हैं, तो इसको ये एडवर्ब है, यानी कि वर्ब की विशेषता, वर्ब है यहाँ पे जो है रन, रन की सेकंड फॉर्म आ रखे वहां पे रेन, तो बता रहा है कि तुम बहुत तेज दौड़े, यानी कि तो क्रिया की विशेषता को उसने बताया, इसलिए यहाँ पे हाउ का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है उनमें जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किस तरह के दिखते हैं, क्या इनका रूल है, क्या किस तरह से जो है ये प्रयोग में लाए जाते हैं, और कहाँ कहाँ पर हमने इसको जो है बोलना है, किस तरह से इनको जो है हम जो इनका फॉर्मेट है उनको देखने को मिलता है। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से अब दे रहा हूं कि कुल मिलाकर के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो खेल है वो आपका किस चीज का, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स है उनका है। तो अब मैं आपको एक टेबल इस तरह से आगे बताऊंगा कि जिसमें हमको पता लग जाएगा कि अगर हुर्रा ये शब्द आया है तो ये किस चीज को प्रकट कर रहा है, खुशी को कर रहा है कि दुख को कर रहा है, ये फिर अलाश आ रखा है तो ये किस चीज के लिए है। तो ये जो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का जो है क्या मीनिंग निकल के आती है अगर सेंटेंस में इस्तेमाल हो गया, जिससे कि हम अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन अंदाजा और अच्छे से लगा सकते हैं। तो नाउ हम उस टेबल को देखते हैं जिससे कि हमको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स गो। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को समझने के लिए हमने कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और उनकी जो मीनिंग है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन अगर उसमें इस तरह के शब्द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का प्रयोग हो जाता है तो वो हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसे शब्द हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर दे जाते हैं। पहला है आपका जैसे हा हा, ये एक फीलिंग एक्सप्रेशन को ला रहा है, यानी अमेजमेंट, मनोरंजन, जहां पर कि किसी को बहुत ज्यादा आनंद मिल रहा है तो इस तरह का एक्सप्रेशन वो ला सकता है। नेक्स्ट है आपका ब्रेवो, यानी कि ये आपका अप्रूवल के लिए, कि जैसे हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ओके कर दो इस काम को, ओके डन।
तो ऐसी जगह पर अप्रूवल अनुमोदन के लिए हम इंग्लिश में इस तरह का एक्सक्लेमेटरी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाता है। नाउ शौरों को व्यक्त करने के लिए 2 या 3 शब्द यहाँ पे ज्यादातर इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। तीनों को मैं एक साथ आपको डिस्कस करा रहा हूं। नाउ वन इज जैसे हम कहते हैं कि ये क्या आपका दे रखा ओह, इस तरह का कुछ है, एक आपका आह या फिर अलाश। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो है क्या करते हैं, दुख को व्यक्त करने के लिए, शोरो विषाद यानी कि ऐसी चीज को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। अगला जैसे हुर्रा, अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था, ये जॉय, हर्ष, आनंद, खुशी के लिए आप यानी कि बहुत ज्यादा खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं कहीं पे, तो तब इस शब्द का ज्यादा इस्तेमाल कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका वेल डन, यानी कि खासकर जब हम किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं कि वेल डन, बहुत ही अच्छा और अच्छा करते रहो। या फिर आपका एप्लॉस, हालांकि एप्लॉस जो है तालियां बजाकर भी किसी की प्रशंसा करने को बोला जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए अक्सर हम जो है वेल डन, इस तरह का जो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका ओ माय गॉड सरप्राइज के लिए, जैसे कि आपने बहुत ज्यादा उसको देख करके आप चकित हो रहे हैं, तो ऐसी जगह पे एकदम से हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है जैसे माय गॉड, तो ये शब्द अपने आप में क्या कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड, लेकिन सरप्राइज को व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट है आपका जैसे हम, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये डाउटफुल यानी कि संदेहात्मक, ऐसी जगहों पे जहां पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो रहे हैं, बस आपने ऐसा कह करके संदेह जता दिया। और एक और है आपका यू मिस्चीफ मॉन्गर, खासकर ऐसा जो है कंटेम्प्ट यानी कि तिरस्कार के लिए, घृणा के लिए ये इस्तेमाल कर दिया जाता है जब कुछ ऐसा एक्सप्रेस करना हो। तो कुल मिलाकर के इन शब्दों के प्रयोग से हमारा जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। या फिर इंग्लिश में अगर आपने कोई भी सेंटेंस ऐसा देखा जिसमें कोई शब्द ऐसा कुछ दिख रहा है, तुरंत समझ लीजिए कि ये कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि उसके अंदर इस तरह के एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की कैटेगरी में लगभग सारे जो हमारे 5 कैटेगरी के जो सेंटेंसेस हैं, हमने उनकी जो 1 बाय 1 स्टडी कर दी है। 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया और बहुत अच्छे से डीपली हमने डिस्कस किया है। आगे इन्हीं सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हमको सीखना है, क्योंकि अंग्रेजी सीखने का मतलब यही है, हाउ कैन वी ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश एंड इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी। तो सेंटेंस के ट्रांसलेशन के लिए मैंने पहले भी बताया है, बहुत जरूरी है कि हमें उस सेंटेंस की पहचान को, आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, और इसके लिए पता होना चाहिए कि ये किस तरह का है, ये आपका जो एजरेटिव है, ये आपका इंटरोगेटिव है, या फिर ऑप्टेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है। फिर उसके लिए जो नियम, जो रूल्स इंग्लिश में दे रखे हैं, हम उनको फॉलो करेंगे। तो होपफुली अब आपको जो हमारे 5 प्रकार के जो सेंटेंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए, उनमें से किसी में भी आपको जो है कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम अब आपको नहीं आनी चाहिए। आपको जो है आसानी से उनको समझना आना चाहिए, पहचान करनी उनकी आनी चाहिए। ट्रांसलेशन सीखने के लिए आगे जब हम रूल्स फॉलो करेंगे, उनको जब हम सीखेंगे, तो हमको ट्रांसलेशन भी आ जाएगा, राइट। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके लिए आप आज हमने जो बाकी के 3 सेंटेंस जो डिस्कस किए उनके, और जो पिछली जो हमारी क्लास थी, आप उनको भी अच्छे से आप रिवीजन उनका करते रहिए, उनके जो नोट्स है वो आप तैयार करते रहिए, और इससे आपको जो है बिल्कुल भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब तक जो मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस के प्रकार थे, अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस जो कि शब्दों से बना हुआ है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिर उसके अंदर आने वाले शब्द किस किस प्रकार के हैं। एक सेंटेंस शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन वो शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, और नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जो है अच्छे से देखेंगे, जिससे कि ट्रांसलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। ये बहुत बेसिक चीजें हमारी, आपको इनको जो है बहुत अच्छे से समझना होगा अगर आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो आज की क्लास को हम ये भी समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ आप पुरानी जितनी भी आपकी जो क्लासेस हुई हैं, जो भी वीडियोस आपको जो है मिल रही हैं, आप उनका रिवीजन समय समय पे करते रहिए। और आप सभी से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि आप जो है जो वीडियोस हैं, जो चैनल है, आप उसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को आप शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ आप जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, और कोई भी वीडियो, कोई भी क्लास आपकी स्किप ना हो, जिससे कि आपको इंग्लिश सीखने में कोई भी परेशानी ना आए, और आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से एंड तक आप हर एक क्लासेस को बहुत अच्छे से समझ सकें।
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।